हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कि साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था क्या उसका सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा बीपीएससी एईडीओ का। और तो इसमें भी थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ कि 3 पेपर होता है, ठीक है। 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारा पेपर जो 3 पेपर होगा, तीनों 2-2 घंटे का होगा। पेपर 2 है जनरल स्टडीज का, जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। तो अभी सिर्फ जनरल स्टडीज का कर रहे हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस जीके के पूछे जाएंगे, जीके साइंस मिक्स रहेगा। और तीसरा पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो ये जनरल स्टडीज़ वाला भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 2 है आज। और इससे पहले उसको भी देखिएगा, पहला सेट वाले को भी देखिएगा जो मैंने किया है। और किसी को अगर पीडीएफ का लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा, सॉरी, लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके, कुछ सुधार करना हो तो वो भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सेट का। पहला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, किसके साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरहुत के राजा से। किससे? तिरहुत के राजा से। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। क्या होता है? बजटीय घाटे का योग, सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट, विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1951 में। कब लाया गया था? 1951 में। 1950 में हम लोग का संविधान लागू हुआ था और 1951 में ही पहला संशोधन भी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? पूछा रहा है कि जो इमरजेंसी होता है ये कितने समय के लिए की जा सकती है घोषित? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का। निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस जो है ये प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो ये प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी, ठीक है। क्या बताता है कॉपरनिकस कि जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? बिरसा मुंडा जो थे, भगवान बिरसा मुंडा, इनको उस जगह पे भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो जो बिरसा मुंडा थे, इनका कार्य क्षेत्र था रांची। क्या था? रांची, जो कि झारखंड में है अभी फिलहाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो डालमिया नगर है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सीमेंट के लिए। डालमिया नाम से सीमेंट भी आता है, देखे होंगे ऐड में। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, तो उस टाइम बिहार के एक वकील थे जो कि अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। क्या था? राजेंद्र प्रसाद। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन सा जिला जो है बिहार का सबसे छोटा है, मतलब एरिया वाइज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर, ठीक है। शिवहर जो है क्षेत्र सबसे छोटा है।
और एरिया वाइज में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो इसका नाम था शेर खान। क्या था? शेर खान। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पद शाहनामा में। पद शाहनामा में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। कहाँ पे है? सासाराम में। 2023 में किस देश ने सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए। 2023 में यूएसए के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का जो है हृदय, सुअर का हार्ट मानव में सफलतापूर्वक ये ट्रांसफर किया था। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ब्लॉकचेन। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाता है? तो इसका आंसर होगा दात्र कोशिका रक्ता। ठीक है, दात्र कोशिका रक्ता। किस पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? कौन से पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कि जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। ठीक है, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। जो तना होता है ना तो इसमें इस तरह से सर्कल बना होता है, आप जब कटेगा तो वो दिखता है, तो उसी से वो मापा जाता है, मतलब काउंट करके कितना पुराना पेड़ है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। जो पौधे का तना होता है, पौधा में उसका काम काम क्या होता है तना का? तो वो सभी मतलब पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाना, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, तो इसमें जो है ना ऑप्शन, एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे कि पौधे का जो तना होता है वो भोजन के भंडारण में भी मदद करता है, पौधे को आकार देने में भी मदद करता है, और प्रकाश संश्लेषण में भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो जो भक्षी पौधे होते हैं ये मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी से। 21 नंबर क्वेश्चन। ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृकोशिका होती है। ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृकोशिका होती है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा द्विगुणित। द्विगुणित। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होता है, सेल्स, वो किसका उपयोग करती है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट होता है पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? किसका क्वथनांक? क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट।
किसका अधिक होता है, तो ये होता है H2O यानी वाटर का, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। कौन कौन सी गैस है, कौन इन दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन सा दो गैस को मिक्स करेंगे तो ये भूरे रंग की गैस बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, NO+O2। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Al2O, Al2O3, ठीक है, Al2O3। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है, तो हंसने वाली गैस जो होती है ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2, नाइट्रस ऑक्साइड। इमली में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है इमली में, तो इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, लोहे का जो पाउडर होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, तो इसमें होगा कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है, 7 से अधिक किसका होता है, तो बेस का होता है, ठीक है। 7 से कम किसका होता है, एसिड का, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 से अधिक इसमें खोजिए इसमें कि बेस कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है प्लाज्मा, वो उसका जो होता है पीएच 7 से अधिक होता है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, किस, तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। इसका एक फार्मूला भी होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का, क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। इस पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 40, यहाँ पे मतलब जब F इज इक्वल टू सी वाला लगा देंगे, मतलब कि किसी को सी कर दीजिए यहाँ पे, तो सी का वैल्यू आ जाएगा -40, ठीक है, या फिर एफ को ही सी को ही एफ कर दीजिए, यहाँ पे भी एफ रहने दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो एफ बराबर -40 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है, तो ये जो बनता है सूर्य से विपरीत दिशा में, सूर्य से विपरीत दिशा में। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है, ईएनटी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसमें उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण यानी कि मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसमें से कोई ऑप्शन दिया गया नहीं है। ध्वनि का जो मापन का इकाई होता है उसको बोलते हैं डेसीबेल, क्या होगा, डेसीबेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई क्या होती है, अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई जो होती है ये होती है, तो ये जो होता है यूनिट लेस होता है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इकाई जो होता है अपेक्षित घनत्व का यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, तो ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, पहचान करना, उसको अगर मापना होगा तो उसका आंसर हो जाएगा अमीटर, क्या हो जाएगा, अमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, अमीटर नहीं होगा, धारा बहने वाली धारा की पहचान होती है अमीटर के द्वारा, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है यह है चावल, ठीक है, चावल। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, दिए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि 11वीं
पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये था कि समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि एससीओ, एससीओ, ठीक है। नहीं सॉरी, सीएसओ, इसको सीएसओ बोलते हैं साथ में, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यही होता है। हाँ। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है सेवा क्षेत्र, ठीक है, सर्विस सेक्टर। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रछन्न बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? प्रछन्न बेरोजगारी। इसको इंग्लिश में डिसग्विस्ड बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस डिसग्विस्ड, ठीक है, डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एनएसएसओ, एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपये प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया था, ये गलत है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33, ये भी गलत है। इसके इसमें अगला जो है 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे, ये भी गलत है। तो ये जो है भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के देख-रेख संबंधी सेक्टर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो बिहार की जो बेरोजगारी दर थी अक्टूबर 2020 में, ये थी 9.8%। क्या थी? 9.8%। किन राज्यों ने धारा 348(2) का प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? कौन कौन से राज्य ने दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ऑप्शन ए, ठीक है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में जो भी बदलाव होगा वो किया जाएगा केवल सांसद के द्वारा, ठीक है, केवल सांसद के द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो ये करता है राष्ट्रपति को। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। धन विधेयक पेश किया जाता है, धन विधेयक जो है ये पेश किया जाता है कहाँ पे? तो ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों कौन सा जो है दिए गए ऑप्शन के उत्तर बताइए कि भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित व महत्व प्रदान करना, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो जो ये पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए जाते हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12 से लेके 35, ठीक है, 12 से लेके 35।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आर्टिकल्स दिया गया है, आर्टिकल्स के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। पहला पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 156 जो होता है ये राष्ट्रपति का पदावधि के बारे में बताता है कि कितने समय के लिए वो होंगे। 153 जो है ये राज्यपाल का कार्यालय के बारे में बताएगा। 154 जो है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार के बारे में बताएगा। और 155 जो होता है ये बताता है कि इसमें बताता है कि राज्यपाल का जो ये होता है ना, मतलब नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो वो सही होगा। ठीक है, ये राज्यपाल का हटाने के बारे में नहीं, उसकी नियुक्ति के बारे में होता है 155 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा भाग जो होता है ये पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9A। ठीक है, 9A। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, मतलब कि जो जो कि एटमॉस्फेयर का वो जो टेम्परेचर होता है ना ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें इसमें जो है ना ये सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी, ओजोन भी। ठीक है, तो ये ओजोन, सॉरी ओजोन नहीं है, ये तो प्रोटेक्ट करता है ये सनलाइट से, CFC। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा इसमें। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध रहती है। ठीक है, और एक दूसरे पर निर्भर भी होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं इस जीवन समर्थित तंत्र को? तो इसको कहते हैं परितंत्र। क्या कहते हैं? परितंत्र। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से जैव विविधता अधिकतम किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। 10 कैप्टिव नस्ल 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये छोड़े गए थे नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। और ये नतांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में है, नागालैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर जो है, मतलब कि सॉरी लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा टाइप लग रहा है। लिए राज्य स्तरीय समिति LSLCVC का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे थी? इसका आंसर वैसे तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली संरक्षित है, क्यों? किस चीज़ के लिए? तो इसमें जो होता है, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, इसीलिए ये संरक्षित है। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो CAA है, CAA के अंतर्गत जो नागरिक प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा, ये किया जाएगा जनगणना विभाग के द्वारा। ठीक है, जनगणना विभाग के द्वारा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सबसे ज़्यादा है? कौन से राज्य में नगरीकरण यानी कि शहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा। मतलब यहाँ परसेंटेज वाइज है, गोवा ऐसे बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ का जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो मतलब अर्बन ही है।
विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व का जो छत है ये कहा जाता है पामीर पठार को। किसको कहा जाता है? पामीर पठार को। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो इसका नाम है पम्पास। क्या नाम है? पम्पास। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? ब्राजील के पठार के पास जो मैदान है उसको कहते हैं कंपोज। क्या कहते हैं? कंपोज। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक जो है ये है सिलिका और मैग्नीशियम। क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है ये प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? मतलब कि एटमॉस्फेयर का जो कौन सा, मतलब ये अरेंज करना है कि पहले आता है ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसी को अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या इसका जो है शुरू होगा? पहले क्षोभ मंडल, इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद है मध्यमंडल, फिर तापमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, तापमंडल को स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, थर्मोस्फेयर बोलेंगे। फिर इसको, हाँ, इसको मेसोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, इसको जो है इसको बोलेंगे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, इसको बोलेंगे थर्मोस्फेयर, और इसको बोलेंगे एक्सोस्फेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा मंगल। ठीक है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। क्या, किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जीटी ट्रीवार्था, जीटी ट्रीवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र पठार क्या है? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर, इसका आंसर होगा पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी तट, वेस्टर्न घाट। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो सावर्स के नाम से। ठीक है, मैंगो सावर्स। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, कौन करती है? तो ये करती है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी जो है स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। सिक्किम और तिब्बत के मध्य। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा पंडित कहा गया था? ये कहा गया था रमाबाई को। किसको कहा गया था? रमाबाई को। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किए थे? तो ये आरंभ किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? वंदे मातरम जो है ये किस पुस्तक से लिया गया? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ से। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्य समाज से। किससे है? आर्य समाज से। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये जो शुरुआत की थी ये जुलाई 1857 में। जुलाई 1857 में।
बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी से युद्ध किया था? तो किसने किया था? यह है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था उसका नाम था विलियम टेलर। क्या नाम था? विलियम टेलर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब, मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक पोस्ट था, ठीक है। वो किसको बोलते थे? तो ये बोलते थे लोक आचरण अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए हमीद अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया है मीर सैयद अली के द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियार, ठीक है। निम्नलिखित में से फर्रुखसियार जो मुगल बादशाह था अ, उसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातुओं के बने थे? तो ये जो है मतलब रिस्पेक्टिवली ये बने थे। जो टंका था ये सोना का, ससगनी चांदी का और जीतल जो था ये तांबा का था, ठीक है। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। जो रजिया थी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, ठीक है। तो उसकी बेटी रजिया जो सफल नहीं हुई थी, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा कि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, ठीक है। वर्ग के उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था, इसीलिए वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। कुछ ही मतलब 1 ही 2 साल के लिए रह पाई थी वो शासक। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा बलबन, ठीक है, बलबन। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? प्रथम जो तराइन युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को, ठीक है, मोहम्मद गोरी को। प्राचीनतम वेद कौन सा है दिए गए ऑप्शन में? तो प्राचीनतम वेद जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो इसमें मिलता है 6, ठीक है, 6 प्रकार के पुरोहितों का। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के, यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, ये 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कहाँ पे मिला है? ये मिला है कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्ष, ठीक है। मतलब जो आईआईटी खड़गपुर का कोई अध्ययन दल है उसके रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि 9 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये खत्म हो गया था। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी जो मतलब महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पक्की ईंट से बनी इमारत थी वहाँ पे, ठीक है, पक्की ईंट से बनी इमारत थी दिए गए ऑप्शन के अनुसार। बाकी और भी बहुत सारी विशेषताएं थी वहाँ की। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मतलब आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो में बताइएगा कमेंट करके आप लोग को कैसा लगा है और क्या इसमें कुछ और सुधार चाहिए। और अभी ये जब खत्म हो जाएगा जनरल स्टडीज़ का, खत्म नहीं मतलब बीच में फिर हम लोग शुरू करेंगे लैंग्वेज वाला भी शुरू करेंगे, लैंग्वेज और एप्टीट्यूड का भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल में और सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और किसी को अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में वो लेक्चर का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहीं पे है, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और इसका देखिए आंसर की अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये आंसर की है, ठीक है। धन्यवाद।